हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं का सेट नंबर 2 जो विज्ञान है आपका, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और ये इसमें लगभग हम लोग सभी प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। जो सेट नंबर 1 में 2 प्रश्न छूटा था, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15, जिसका सॉल्यूशन हिमाद्री मंडल के द्वारा दिया गया। इसमें भी हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे। आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट जब सेट सॉल्यूशन होगा साइंस का, उसमें आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तो साथियों, आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे उसका आंसर आप सभी फटाफट कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे आभासी और सीधा बीम से बड़ा, आभासी है, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगा, वस्तु किस जगह पे रहेगा। ऑप्शन दिया हुआ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ वक्रता केंद्र पर, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग टिक करते हैं। इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मतलब कि पी, यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसका देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका सही आंसर तो ये है, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन समझा दें आप सभी को कि पी और एफ के बीच होगा। ठीक है, पी एंड एफ के बीच होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है कि ये इजी प्रश्न है। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो इसमें क्या संबंध है, बिना समय गवाए इसका हम लोग टिक लगाते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर बराबर 2F होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ साथियों स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ कि जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हो जाएगी। किस दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जब जल से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है ना। तो चलिए आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। लेंस के बारे में बात हो रही है, तो अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, कौन सा सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं छोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सीधा एवं छोटा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक बनता है। ठीक है ना, काल्पनिक बनता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टिपटल है, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, माइनर क्वेश्चन, ये तो गलत आप कह सकते हैं, क्वेश्चन ही गलत कर दीजिए, या फिर आप इसका क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि मानव नेत्र, ये क्वेश्चन तो आप फिलहाल गलत ही कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि मानव नेत्र का निकटतम दृष्टि कितना है, देखिए नजदीक की दृष्टि नजदीक तक कितना देख सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका 25 सेंटीमीटर होगा, बट ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन ही गलत है, या इसका आंसर आप टिक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, जो पूछा जाएगा कि मानव नेत्र की निकटतम बिंदु क्या है। ठीक है, मानव नेत्र जो नज़दीक की सबसे कम और सामान्य दृष्टि कितना होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो द्विफोकस द्वारा जो दृष्टि दोष को दूर किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, जो 11 आप सभी के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये प्रश्न जो 11वां नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए छोड़ा जा रहा है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और जो भी साथी बताएंगे उसका अगले सेट में जो सॉल्यूशन होगा, अगला सेट का सॉल्यूशन करेंगे, उसका नाम एक एक करके हम लिया जाएगा, ठीक है ना, और उसका सही आंसर क्या होगा उसमें बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रतिरोधक का एस, क्वेश्चन नंबर 12 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप सभी जानते हैं कि ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 13 दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, तो इसका क्या होगा ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, ये सही है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी सही है। एंड कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये भी सही है। देखिए इसका हो सकता है, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे लिखा रहता है इनमें से सभी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है इनमें से सभी तो आपका ऑप्शन 1 2 3 ये सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है ना। तो ये भी क्वेश्चन को आप गलत मान सकते हैं, ये भी क्वेश्चन को आप गलत मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 14, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं किया जा सकता है। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए सूरज होना, देखिए सौर जल तापक का प्रयोग करना है, तो जब तक सूर्य होगा नहीं तब तक फिर इसका प्रयोग हम लोग कर नहीं सकते। तो धूप वाले दिन तो होगा ही, बादल वाले दिन तो नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन धूप नहीं होगा। गर्म दिन में हम लोग कर सकते हैं, जी हवा चलेगा लेकिन धूप होगा फिर भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये फर्स्ट चैप्टर और सबसे पहले जब भी आप पढ़े होंगे तो यही बात को पढ़े होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो किस प्रकार की अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया हुआ है कि ZnO+C अभिक्रिया करके बना रहा है Zn+CO में किसका उपयोग होता है ना, किसका उपयोग होता है, उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए, टाइपिंग बहुत सारा टाइपिंग इसमें माइनर गलत है, बहुत सारा टाइपिंग किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में टाइपिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि यहाँ पे ZN+CO में किसका उपयोग होता है, तो उपयोग के जगह पर यहाँ पे उपचयन अपचयन लिखा हुआ था, उपचयित अपचयित लिखा हुआ होता तो यहाँ पे बात बनती, लेकिन यहाँ पे उपयोग लिख दिया है, प्रयोग। क्वेश्चन ही सरासर गलत हो गया, इस जगह पे उपचयित होता अपचयित होता तो यहाँ पे बात बनती। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखिए 3 क्वेश्चन अभी तक गलत हो चुका है, टाइपिंग में मिस्टेक है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग तो काला, लाल, श्वेत, पीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो ऑप्शन नंबर ये श्वेत होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सही है। HCl नीले को लाल कर, सही है। मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए साथियों बता दें कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ये तो अम्ल ना अम्ल है और ना ही क्षारक है, ठीक है, ये नहीं है। तो इसका पीएच मान जो होता है, ग्लूकोज का पीएच मान वो 7 होता है, ठीक है। ये उदासीन होता है, पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, उदासीन होता है। तो कह रहा है कि ये लाल को तो नीला कर दे रहा है, लाल को नीला कर रहा है मतलब कि सर ये क्षारक हो रहा है, क्षारक के दर्शा रहा है, लेकिन ये क्षारक नहीं है, ये उदासीन है। तो ये क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन में देख पाएंगे निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक। रक्त जठर रस का कम है, अम्लीय होता है, नींबू अम्लीय होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है ना, 7.4 होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो अम्लीय होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि लैक्टिक अम्ल का प्रकृति क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो देखिए यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत दूध होता है और दूध से दही बनता है, तो इसमें देखिए दही दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ 23वां नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पे ना अधातु कहा गया ना धातु कहा गया, ठीक है, तत्व की बात हो रही है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बता दें कि ब्रोमीन जो है ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी भी है ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी दोनों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु जो होगा आपका 24वां नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये यू सोना, ठीक है ना, आपका ये यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया में पाया जाता है, एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है, तो एक्वारेजिया में जो साथियों पाया जाता है वो HCl पाया जाता है और यहाँ पे HNO3 ये भी पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों पाया जाता है, जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो देखिए ब्यूटेनॉन होगा, नन लिख दिया यहाँ पे, नॉन होगा, ठीक है, मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे नॉन होगा। ब्यूटेनॉन जो है वो चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है, तो नॉन यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा नॉन, ठीक है, नॉन लिखा हुआ होता है, तो ये होता है कीटोन, कीटोन, टोन इसमें भी और नॉन इसमें भी है, तो इसका जो होता है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कीटोन। आप सभी साथियों को बता दें कि नॉन वाले जितने भी होगा वो कीटोन के अंडर में ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ, नॉन वाले जितने भी यौगिक होंगे उसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इनमें से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का 2 होता है और के कक्ष में फुल हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, इसमें तो एक नहीं रहा, इसमें कह रहा है कि बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का 12 तो बाहरी कक्ष में इसका 2 हो गया, लेकिन सोडियम जो होता है सोडियम का 11 होता है। ये आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, ऑप्शन ये सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण जो खुद के से खाना बनाता है उसके लिए क्या क्या जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य की प्रकाश जरूरी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है, जो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आप सभी साथी जानते हैं कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले, तो 4 कोष्ठक है ना। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, तो इंसुलिन तो क्या कहते हैं मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन मानव में, एस्ट्रोजन मानव में, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो आपका पादप होता है, जो छाल में पाया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन साथियों देख पा रहे हैं, 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, तो मस्तिष्क है, जो आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कोई सभी बता दे कि साथियों कि कोई दारू पी लेता है तो अगर उसका क्या होता है कि दिमाग ही खराब हो जाता है, तो वो हिलना डोलना चालू हो जाता है, वो कंट्रोल अपना शरीर के ऊपर खो देता है ना। तो मस्तिष्क की है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें, तो जब परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ कि समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग क्या उदाहरण क्या है कि देखिए उसका जो विकसित है, जो विकास हुआ है वो एक जैसा हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो सकता है। सपोज देखिए यहाँ पे हमारा हाथ और कुत्ते का अगला हाथ, दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन जो उसका बनावटी है वो एक जैसा है। बनावटी तो नहीं कह सकते, मतलब कि उत्पत्ति जो है ना। तो ये भी है, हमारा दांत खाने के लिए, हाथी का दांत दिखाने के लिए। आलू और घास ये दोनों होते हैं वो जमीन से, तो दोनों का काम अलग अलग होता है ना। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा समझात अंग के एग्जाम्पल में। निम्नलिखित में से किस अनुवांशिक का पिता कहा गया है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा गया। आप सभी साथी जानते भी होंगे, पढ़े होंगे जब जिसमें अनुवांशिक चैप्टर। तो आप बता दें साथियों कि क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण देखिए ध्यान दीजिए, घास, गेहूं, आम, नहीं ये नहीं हो सकता, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। यहाँ पे देखिए घास बकरी मानव, घास को बकरी खाता, बकरी को मानव, ये आपका सही है। और भी चेक कर लेते हैं, बकरी को गाय नहीं, ये भी गलत है। बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी, ये गलत है। घास को मछली खाती, ठीक है, लेकिन मछली को बकरी, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे दिया हुआ है
38 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो उत्पादक सर्प, सांप तो नहीं, मेढक तो नहीं, ग्रास होपर तो नहीं होगा, लेकिन घास जो है वो उत्पादक कहलाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन नाशक रोकना, बिजली का उत्पादन, जल प्रदूषण रोकना और मिट्टी के अपवर्तन को रोकना। तो बता दें कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वन को नाश करने के लिए रोकना, वन को नाश नहीं कर सकते, जो आपका ऑप्शन नंबर ये वन नाशक को रोकना है ना। और एंड लास्ट क्वेश्चन, खादिन पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं किसमें दिया हुआ है, खादिन कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है ना। तो खादिन राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी 40 के 40 प्रश्न आप देख चुके हैं, है ना। और सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप सभी साथी इस पांचों मॉडल सेट को क्लियर कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों कि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, 90 प्लस स्कोर करके आएंगे, है ना। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर माफ कीजिए सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तब तक आप सभी से अलविदा ले लेते हैं। तब तक आप सभी इसको आप क्लियर कर लीजिए, कॉपी पेन लीजिए और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।